नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 16 भाग 3 तक पढ़ लिया। भाग 3 में आपने मृदा प्रदूषण के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 4 में, उसके आगे टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो कि है रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? वातावरण में बहुत से ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, स्ट्रोंशियम, थोरियम, ये सभी, और अंतरिक्ष से आने वाली जो कॉस्मिक रेज हैं उनसे भी कुछ ऐसे रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो वातावरण में रहकर जीव जंतु पौधों को दूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये जो पदार्थ हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम, थोरियम, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। ये 2-4 दीवार, 2-4 घर, मोहल्ला पार कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना एक्सरे क्या करती है, हमारे शरीर को पार कर सकती है, हड्डियों को पार नहीं कर पाती, लेकिन एक आध 2 दीवार पार कर जाएगी, दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से इन तत्वों से भी लगातार ऐसे किरणों का उत्सर्जन होता रहता है जो हमें दिखाई नहीं देती और शरीर के अंदर पार होते हुए बाहर चली जाती हैं, और इनके किरणों की वजह से डीएनए में म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हो सकता है, जिससे कैंसर तक होता है। ठीक, तो बहुत ही हजार्डस है, खतरनाक है रेडियोधर्मी पदार्थ। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि में परमाणविक नाभिक के प्राकृतिक विघटन से निकली अदृश्य विकिरण जो हमें दिखाई नहीं देती, अल्फा बीटा गामा किरणें जो निकलती रहती हैं, वो अत्यंत शक्तिशाली और हानिकारक होती है। इन तत्वों को रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इस गुण को रेडियो एक्टिविता यानी इनसे लगातार रेज निकलना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविता कहलाती है। इन विकिरणों के कारण पर्यावरण में उत्पन्न दुष्प्रभावों को विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। आपने रेडियम सुना है? रेडियम से भी देखिए कि रेज निकलती रहती है, उसमें उसको जला दिखता है, जैसे लगता है कि लाइट जल रही है उसमें रेडियम में। तो वैसे ये तत्व होते हैं जिनसे लगातार किरणें उत्सर्जित होती रहती है, जो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब इनको क्या किया जाए? अब जो ऐसे हैं जिन पर हम रोक नहीं लगा सकते, जो अंतरिक्ष से आ रही हैं, उन पर तो हम उतना अंकुश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर्स में, जो ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र होते हैं जहाँ पर बिजली पैदा होती है, उसमें न्यूक्लियर तत्वों का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम वगैरह का। इसीलिए यूरेनियम बहुत महंगा होता है। 1 किलो यूरेनियम का कीमत पता नहीं क्या करोड़ रुपया होता है, बहुत ज़्यादा महंगा है। भारत में भी बहुत लिमिटेड है कि यूरेनियम पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। ज़्यादातर भारत अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए यूरेनियम को अमेरिका से या अन्य देशों से निर्यात करता है, खरीदता है। तो ये जो यूरेनियम है और कहाँ प्रयोग किया जाता है? एक तो ये हो गया बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स में, परमाणु बम, उसमें प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम ऐसे नहीं घातक होता है, परमाणु बम इसी नाते घातक होता है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनका प्रयोग करते हैं। और इसका असर, यूरेनियम का असर थोड़े समय के लिए नहीं होता, उस वातावरण में उनके रेडियो न्यूक्लियड्स घुल जाते हैं और वो लंबे समय तक वहाँ पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अमेरिका ने 1945 को सबसे पहला परमाणु हथियार का प्रयोग किया था जापान के नागासाकी में, और फिर दूसरा परमाणु बम दागा था हिरोशिमा में। पूरी दुनिया हिल गई थी इसको देख के। कभी यूट्यूब पर देखना कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु बम दगा था उसका असर क्या हुआ था। कई किलोमीटर रेंज तक सब कुछ तबाह, मतलब कुछ भी नहीं बचता परमाणु बम के दगने पर। और परमाणु बम में होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। परमाणु बम दगने के दौरान तो सब कुछ नष्ट होता ही होता है, वातावरण इतनी दूषित हो जाता है, उसमें रेडियो एक्टिविटी इतनी घुल जाती है कि वो कई 100 सालों तक अपना असर दिखाती रहती है। यानी उस वातावरण में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ होने लगेंगी, कैंसर वैंसर सब होने लगेगा। इसी तरीके से एक दुर्घटना हुई थी जो बिजली उत्पादन करने के लिए जहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूक्रेन की एक जगह चेरनोबिल में। तो चेरनोबिल में भी वहाँ पर क्या हुआ था, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिसाव होने लगा था। यानी इनका भी एक जिस जगह पर रखते हैं बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ से वो किरणें ना निकलें, लेकिन वो किसी तरीके से किसी की लापरवाही की वजह से या उस कंपनी की लापरवाही की वजह से वहाँ से ये रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव होने लगा और पूरा का पूरा एरिया रातों रात देखा गया कि उसमें रेडियो एक्टिव घुल चुकी है। वहाँ पर रोग फैलने का पूरी तरीके से चांसेस हो गए, कैंसर उत्पन्न होने के चांसेस होने, लोग अपंग होने के चांसेस हो गए। पूरा का पूरा इलाका खाली करा दिया गया था। चेरनोबिल सर्च कर लेना गूगल पे, चेरनोबिल तस्वीरें देखोगे काम जाओगे। यानी बिल्डिंगें वैसी बनी हुई हैं, कोई लोग नहीं रह रहे हैं,
जाना भी लगता है कि वहाँ पर दुश्वार हो गया है। तो वातावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण निम्नलिखित स्रोतों से पहुँचता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत भी होता है, जैसे अंतरिक्ष से जो कॉस्मिक रेज आती हैं, अंतरिक्ष किरणें आती हैं उनसे, एवं रेडियो न्यूक्लियेट्स से स्थलीय विकिरण पृथ्वी पर आती हैं। बहुत से रेडियो न्यूक्लियेट्स जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, K14 आदि चट्टानों, मिट्टी तथा जल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मानव निर्मित स्रोत हैं, जैसे मानव द्वारा विकिरण प्रदूषण, प्लूटोनियम, थोरियम के शुद्धिकरण, नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण यानी परमाणु बम के परीक्षण से, नाभिकीय ईंधन, रेडियोएक्टिव समस्थानिक के उत्पादन के कारण होता है। मानव निर्मित स्रोतों में निम्नलिखित स्रोत प्रमुख होते हैं। नाभिकीय शस्त्र यानी जो मानव जनित जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है वो उसका सबसे पहला स्रोत है नाभिकीय शस्त्र यानी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करना, परमाणु हथियार का प्रयोग करना। नाभिकीय शस्त्रों के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग से वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं। इनका प्रभाव अनेक वर्षों तक बना रहता है। अमेरिका ने जापान में सबसे पहले परमाणु बम का विस्फोट नागासाकी में किया था और उसके बाद दूसरा विस्फोट हिरोशिमा में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान पर पहला नाभिकीय विस्फोट कब किया था, परमाणु विस्फोट, तो नागासाकी में पहला किया था, दूसरा किया था हिरोशिमा पे 1945 में, जिससे बहुत से बेकसूर लोग, जंतु तथा पौधे, पेड़ पौधे मर गए थे। लगभग 70 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद आज भी उसके दुष्प्रभाव को अनुभव किया जा रहा है। यानी उस जगह पर जापान के हिरोशिमा नागासाकी में आप देखोगे तो लोग बहुत ही अपंग वगैरह पैदा होते हैं, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, किसी की आंखें टेढ़ी, तो पागलपन भी हो जाता है। तो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का असर आज भी देखा जाता है। परमाणु बम के विस्फोट से रेडियोधर्मी न्यूक्लियेट्स वातावरण में गैस तथा महीन कणों के रूप में फैल जाते हैं और हरे पेड़ पौधों एवं घास पर एकत्रित हो जाते हैं। घास का प्रयोग बकरी करते हैं, गाय भैंस जैसे पशु करते हैं चारे के रूप में। इन पशुओं का दूध प्रयोग मनुष्य करता है तो वो रेडियो एक्टिविटी उनके अंदर पहुंचती है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये कण मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं तथा इनका दुष्प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहता है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं जहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर्स में। तो नाभिकीय पावर संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, में नाभिकीय ईंधन का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसमें प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में एवं ईंधन दोनों ही जो विकिरण पैदा करते हैं। प्रशीतक के रूप में जो भी हम रेडियो एक्टिविटी यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और जो ईंधन के रूप में हम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, उनसे भी रेडियोधर्मिता का खतरा होता है। सबसे बड़ी परेशानी इन संयंत्रों से निकली बचे हुए रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के निपटारे में होती है। देखिए, जितना रेडियो एक्टिव पदार्थ था, मान लो यूरेनियम 1 किलो था, उसका जितना भी रेडियो एक्टिविटी था उसका हमने प्रयोग कर लिया, बिजली पैदा कर ली। अब जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा है, अब उसको क्या करें? क्योंकि वेस्ट मटेरियल ऐसा तो है नहीं कि उससे अभी कोई खतरा नहीं है, खतरा है। रेडियो एक्टिविटी अभी वो लूज करता रहता है, उनसे भी खतरा होता है। अब हमारी यूज़ करनी है तो हमारे लिए अनयूजफुल हो गया। तो उसका निपटारा कैसे किया जाए? तो उसको निपटान करने के लिए उसको बढ़िया तरीके से डिब्बे में पैक करके जमीन के अंदर 500 मीटर नीचे गाड़ देते हैं। ऐसी जगह पर गाड़ते हैं कि आसपास कोई जीव जंतु ना रहते हों, मनुष्य ना रहते हों। देखिए, आरंभ में नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को विद्युत उत्पादन के लिए मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। यानी जब हम नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पादन में करते थे तब लगता था कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता, लेकिन जब बाद में इसके प्रभाव का पता चला, बाद में यह पता चला कि नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में 2 सर्वाधिक खतरनाक अंतर्निहित समस्या है। एक तो समस्या ये कि मान लो कि उस पावर प्लांट से कहीं से रिसाव होने लगे, जैसे आकस्मिक रिसाव होने लगे, जैसे हुआ था 3 माइल आइलैंड पे और चेरनोबिल में जो यूक्रेन के पास है, उन घटनाओं में हुआ था। इसकी दूसरी समस्या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की है। नाभिकीय अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से उत्परिवर्तन म्यूटेशन होता है, जीवों के जीन एवं गुणसूत्र के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, हड्डी का टीबी तथा कैंसर, शरीर में विकृति तथा अंगों के विकास में असामान्यताएं आदि विकसित होता है। नाभिकीय अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा हाई डोज घातक यानी जानलेवा होता है और इसकी कम मात्रा भी अनेक विकार उत्पन्न करती है। इसका सबसे अधिक होने वाला विकार कैंसर है। इसलिए नाभिकीय अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है और इसके उपचार में अत्यधिक सावधानी जरूरत होती है। अब देखिए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये ऐसे दिखाई देते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें रेडियोएक्टिव तत्वों का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषणों को, अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए सबसे सरल एवं उचित उपाय यह होती है कि अपशिष्ट को भूमि में लगभग 500 मीटर नीचे गहराई में गाड़ दिया जाता है।
लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान जहाँ पर वो गाड़ा जा रहा है मानव आबादी से थोड़ा दूर हो और परमाणु परीक्षण को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। यानी जो देश परमाणु परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है, जैसे कौन बोल रहा था, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया का जो जिनपिंग पता नहीं क्या नाम है, मोटुआ, वो बहुत परमाणु परीक्षण करता है और काफ़ी देश उस पर प्रतिबंध लगाने पे भी लगे रहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, परीक्षण ना करो, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिविटी फैलती है, प्रदूषण फैलेगा रेडियोधर्मिता का, तो इसको रोका जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो यह परीक्षण भूमि के नीचे गहराई में किया जाना चाहिए, लेकिन वो हर आइलैंड पे करता रहता है। बस इसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके पूछे जाने की संभावना है, मैं देख लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा। सबसे पहला आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत बताइए। दूसरा, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मानव निर्मित स्रोत बताइए। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थों से मनुष्य में कौन से लक्षण उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है या क्या उन पर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। इतने क्वेश्चन हैं जिनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा। और आगे जो भी वीडियो होगा, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो हर वर्ष आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।